तो क्लास हम आज का जो लेक्चर है फिर आप स्टार्ट करते हैं अपना। तो सबसे पहले जो है अपने जो आपने कोड लिखे हैं मेन्यू के साथ लिंक लिस्ट एरे वाले सॉरी एरे के साथ जो लिस्ट थी उसके, तो वो आप एक बार स्क्रीन शेयर करके डिस्प्ले कराएं। पहले 139 आप करवाएं। मैं 1 मिनट लैपटॉप से ज्वाइन कर लूँ। ठीक, 131 तब तक आप अपनी स्क्रीन जो है वो शेयर करें। हो रही है? जी शो हो रही है। आउटपुट दिखाऊं? रन करें कोड को। कौन सा करूं? स्क्रीन शो हो रही है तो ऊपर कुछ भी क्लियर नज़र नहीं आ रहा। स्क्रीन क्या हो रही है? मतलब स्क्रीन शो हो रही है पर वो स्क्रीन छोटा है ना साइज़, तो इसलिए वो क्लियर नज़र नहीं आ रहा। अच्छा, फिर ठीक है, बैक बैक कोड पर आएँ। हाँ इस तरह ठीक है। हाँ कोड पर पे आऊं या? ऐसे ठीक है, यहाँ पर इसको रन करें और ऐड करें एलिमेंट्स कुछ। अब एक और एलिमेंट ऐड करें इसी साइज़ के ऊपर। लिस्ट इज़ फुल। वो ठीक, साइज ज्यादा। रीसाइज करें अब। ओ, 1 मिनट। एक सेकंड बस। न्यू साइज 4। ठीक है, अब दोबारा से एलिमेंट्स ऐड शो हो करें, रही है? इंसर्ट करें एंड अब। इंसर्ट। ये तो अपडेट वाली चॉइस है ना, नंबर 4। मैंने 1 मिनट इंसर्ट किधर की? ये अपने मेन्यू अच्छा, जो आपने लिखा उसमें देखें। ठीक है, ओके। नंबर 4 पर अपडेट है। 6 6 पे इंसर्ट है जी।
अपडेट हो रहा है। लेकिन जो पहले डाटा था वो उसमें भी शो नहीं हुआ। बैक कोड, हाँ कोड को ही शो कराएं ऊपर से सारा। इसको कोड, ये आउटपुट को बैक कर दें स्क्रीन को रोटेट करके। ठीक। यहाँ से जी, जो केसेस लगे हुए हैं केस 1 में सी आउट सी इन ऐड नाउ और ट्रेवर्स। ठीक, नीचे आगे 2 के ऊपर डिलीट। थर्ड पे आए, सिस्टम शेयर सर्च एन एलिमेंट सर्च नाउ सी आउट ट्रेवर्स। ठीक है, आगे जाने नीचे एलिमेंट अपडेट नीचे फाइल लिस्ट ट्रेवर्स। ये जहाँ पे नीचे कोड फंक्शन के बनाए हुए वहाँ पर जाएं। रीसाइज के कोड में जाएं। फंक्शन दिखाऊं? रीसाइज का फंक्शन जो आपने बनाया। if new size is greater than size then this new size। यहाँ पे जो आपने सेकंड लूप चलाया फॉर इंट आई इज इक्वल टू साइज, तो आई लेस देन इक्वल टू न्यू साइज के अंदर इक्वल नहीं आएगा। जो सेकंड लूप 310 के ऊपर है जी, यहाँ पर ऊपर वाले में भी जो है इक्वल नहीं आएगा 306 पे जो है, क्योंकि साइज़ जितना होगा इंडेक्स हमेशा उससे एक कम होता है, इसलिए इक्वल का साइन हमारा साथ नहीं आता। और नीचे साइज इज इक्वल टू न्यू साइज डिलीट लिस्ट लिस्ट इज इक्वल टू न्यू लिस्ट। ठीक है, ये कोड भी आपने दोबारा खुद से किया ना, ये पहले से लिखा हुआ तो नहीं था? जी नहीं, जो आप रोज कराते थे ना, तो रोज एक इसी कोड में मैं लिखती जाती थी, और कल जो आपने कराया उसके बाद मैंने वो किया और उसके बाद स्विच वाला इसमें यूज किया। सही है। ओके गुड। तो इसको दोबारा से आप फिर खुद भी प्रैक्टिस करें, और इसमें जिस तरह आज थोड़े से प्रॉब्लम आई थी कि वो अपडेट या इंसर्ट प्रॉपर जगह लिखा नहीं था होगा, उसको दोबारा से प्रैक्टिस करके ठीक करें, बाकी आपका कोड सही है। ओके, आप अपनी स्क्रीन आप बंद ठीक कर है। दें। 129 वो आप शेयर करें स्क्रीन। साइज काउंट नाम इंडेक्स न्यू साइज और चॉइस एरे लिस्ट। साइन, ये जो वाइड असाइन का मेथड है ये किस लिए बनाया है? असाइन का मेथड वैल्यू असाइन करने के लिए। अच्छा, असाइन साइज। ठीक, कोड चलाएं, इसको रन करें अपना, और एक एरे बनाएं 5 साइज की। ठीक, इसमें एलिमेंट्स ऐड करें 3। इस एरे में क्या करना है? 3 एलिमेंट्स ऐड करें कोई से भी। तीन एलिमेंट्स ऐड हो गए हैं। अब इसके अंदर से रिमूव करें 3 को। ठीक, इसको रीसाइज करके इसका साइज जो है आप 3 कर दें।
साइज मस्ट बी ग्रेटर देन द प्रीवियस साइज। ठीक, अब रीसाइज करके इसको 10 करें। और ट्रेवर्स करें अब इसे 540। ठीक, और क्लियर करें, एरे को क्लियर करें। अब ट्रेवर्स करें, फर्स्ट असाइन साइज टू एरे। ठीक है, आपका कोड भी अच्छा है, सही बनाया आपने। मेरे डिलीट के फंक्शन में एक इशू है। डिलीट के मेथड में जी, चलाएं उसे। ये कभी कभी सारी वैल्यूज शो करवाता है। सारी वैल्यूज शो करवाता है? किस तरह से, मतलब ट्रेवर्स में? हाँ जी, जो डिलीट कर देते हैं वो डिलीट हो जाती है, फिर भी शो होती है। ठीक, जो डिलीट के मेथड की कोडिंग की है वो दिखाएं। डिलीट for int I is equal to 1, I less than size I plus plus I minus 1 और I k count minus 1 is traverse। जब आप डिलीट करती हैं किसी की वैल्यूज़ को तो वो फिर भी उसकी वैल्यूज़ को शो कराता रहता है। हाँ जी, लेकिन कभी कभी। ठीक, वो कभी कभार ऐसा होता है कि हम जब वैल्यूज़ हम यहाँ से रिमूव कर देते हैं लेकिन वो पीछे बैक एंड पे वो गार्बेज वैल्यू पड़ी रहती हैं वहीं पर। तो जब साथ ही ट्रैवर्स होता है, उसका मेथड चलता है, तो वो उन वैल्यूज़ को फिर से पिक कर लेता है। तो इसलिए कोडिंग में इशू नहीं है आपका, वो ठीक लिखी हुई है। ये कभी कभी वैसे ही हो जाता है, कंपाइलर का इशू या। ठीक है, ओके, आपका कोड भी ठीक है। इसको अब आप क्लोज कर दें। बल्कि एक बार रीसाइज का जो आपने मेथड बनाया उसका एक्सप्लेन करें, जो रीसाइज का मेथड बनाया है। इसे एक्सप्लेन करें कि इसमें किया क्या है। मैं कौन नहीं कर सकती, ओके ठीक। उसी घर में बहुत शोर है तो पीछे से, इसलिए वो शायद नहीं ऑन कर सकती। चले, सही है। न्यू एरे, एरे न्यू साइज। ठीक, ठीक है, आप स्क्रीन ऑफ कर दें। ओके, तो हमारा जो एरे के साथ हमारी लिस्ट का था प्रोग्राम, कंप्लीट हमने देख लिया। उसके सारे ऑपरेशन को हमने डिटेल में समझा भी है और उनको प्रैक्टिस भी कर ली है, और अभी आपने उनके कोर्स भी कर लिए हैं। तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि अभी से किसी को कोई इशू होगा। तो इसमें अगर अभी भी कोई क्वेश्चन होता है या कन्फ्यूजन है तो दोबारा आप पूछ सकते हैं। उसके बाद फिर हम आगे नेक्स्ट जो टॉपिक है लिंक लिस्ट का, उसको कंटिन्यू करें, उसको जो स्टार्ट करें। और क्योंकि आधे ज़्यादा दिन गुजर गए हैं और पीछे थोड़े ही दिन है, उसके बाद हमने स्टैक और क्यू को भी देखना है। तो इसमें अगर क्वेश्चन नहीं है तो हम आगे स्टार्ट करते हैं। नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं है। हमने देखा कि हमारी जो लिस्ट थी, लिस्ट को हमने देखा, हमारे एरे के साथ हमने उसको इम्प्लीमेंट किया, उसके कोड्स अभी हमने कर लिए हैं। लिस्ट के सारे ऑपरेशन को हमने देखा कि ऐड के अंदर हम क्या कर रहे थे कि सिंपल स्टार्टिंग के ऊपर एक वैल्यू जो है ऐड करते थे। उसके बाद हम जो इंसर्ट का मेथड है उसमें रैंडमली किसी भी जगह पे हम वैल्यू ऐड कर सकते थे। तो ये सारा काम हमने एरे के साथ किया था। हमने देखा था कि हमारी एक एरे हम बनाते हैं, उसके अंदर ही सारा काम हम करते हैं।
अब एरे के अंदर हमने लिमिटेशन का देखिए कि हमारा साइज़ जो है वो फिक्स हो जाता है, हमें साइज़ स्टार्टिंग के ऊपर ही फिक्स करना पड़ता है, और उस साइज़ को अगर हमने चेंज करना है तो हमें नई एक एरे बनाकर उसमें सारी वैल्यूज़ को कॉपी करना पड़ता है, और जब वैल्यूज़ को कॉपी करना है उसके बाद उसके जो रिमेनिंग इंडेक्सेस हैं उनके फिर से लूप चला के हमें उसकी गार्बेज वैल्यू को ख़त्म करना है, और उसके बाद जो पुरानी एरे है उसको डिलीट करना है, जो हमने बनाए हुए थे पहले से यूज़ कर रहे थे जिन पॉइंटर्स को हम उसको नए के इक्वल भी करना पड़ता था। हमें बहुत सारे ऑपरेशन सिर्फ इस काम के लिए करने पड़ जाते हैं कि हमने सिर्फ अपना साइज़ चेंज करना है। तो अब अगर तो यूज़र को पहले से साइज़ ही नहीं पता, उसे पता ही नहीं है कि मैंने कितने एलिमेंट स्टोर करने हैं, तो वो डिटेल में आपको या उसे फिक्स नहीं कर सकता कि मैं इतने ही एलिमेंट स्टोर करूँगा। वो हो सकता है कि उसने 1000 एलिमेंट स्टोर करने थे लेकिन उसको पता नहीं है उसने कितने करने, उसने इनिशियल साइज़ 500 दे दिए, अब वो 500 पे जाता है, उसने 500 एलिमेंट स्टोर किए हैं। अब एरे का साइज़ जो है जितना 500 था वो फुल हो गया, उसमें नई एलिमेंट स्टोर करने की जगह नहीं है। वो क्या करेगा, उसका साइज़ चेंज करेगा, चेंज करके उसने 600 कर दिया, 600 करके उसने फिर से एलिमेंट स्टोर करना शुरू किए, तो 600 पे जाकर हमारी एरे फिर फुल होगी। अब एलिमेंट्स उसने और स्टोर करने हैं, उसे बार बार अपना साइज़ जो है चेंज करना पड़ेगा, ये हमारे पास एक लिमिटेशन आ जाती है। दूसरी बात चीज़ ये है कि एरे को हमें देखा है कुंडी की इस मेमोरी है कि एक के बाद दूसरा सारे एलिमेंट्स तरतीब के साथ स्टोर हो रहे होते हैं, इनके अंदर जो है एक तरतीब होती है, सारे एलिमेंट्स इंडेक्सेस के साथ एक के बाद दूसरा स्टोर होता है। तो मेमोरी के अंदर भी इस तरह से वो उसी जगह पर स्टोर करेगा जहाँ पर बराबर उसके पास जगह होगी। अगर इतनी जगह किसी जगह पर नहीं है रैम के अंदर तो वो उसको स्टोर नहीं करेगा, उसको अलग नई जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ पर इतनी उस साइज़ की एरे के लिए जगह खाली हो। तब हम करेंगे क्या, इस लिमिटेशन को ओवरकम करने के लिए हम लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब लिंक लिस्ट के अंदर होता क्या है कि वहाँ पर कॉन्टिगियस मेमोरी जो है वो नहीं होती, वहाँ पर हम रैंडमली किसी भी जगह पर मेमोरी में चीज़ स्टोर कर सकते हैं, उनको आपस में हम लिंक कर देते हैं। लिस्ट हमने देखी है क्या है कि एक प्रॉपर तरतीब से चीज़ें स्टोर हो रही हैं, एक के बाद दूसरी एक के बाद दूसरी साथ से चीज़ें स्टोर होती जा रही हैं। लिंक लिस्ट के अंदर क्या है कि वो एलिमेंट डिफरेंट जगह के ऊपर स्टोर होते हैं। अब जब वो डिफरेंट जगह पर स्टोर हैं तो उनके दरमियान हम लिंक्स बना देते हैं। जब वो लिंक्स बने हुए होते हैं तो वहाँ पर हमें प्रॉब्लम नहीं आती, हम उनको लिंक्स के ज़रिए से एक्सेस कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर स्क्रीन अभी मैंने शेयर की है और उसकी एक छोटी सी डायग्राम बनाऊँ तो यार हमने देखा था इस तरह से हमारा एक स्ट्रक्चर बन जाता है, उसके अंदर हम जो है स्टोर करते जाते हैं चीज़ों को और बराबर तरतीब के साथ हमारे सारे एलिमेंट्स यहाँ पर स्टोर होते जाते हैं। लेकिन यही काम जब हम लिंक लिस्ट के अंदर देखेंगे तो ये हमें तरतीब जिस तरह से ये बराबर एक बनी हुई है इस चीज़ का मसला नहीं होता, और जब एक तरतीब हमारे पास नहीं है, हमने उसको फिक्स नहीं करना, एक इस तरह से स्टोर होनी है, तो हमें साइज़ से भी वहाँ पर फिक्स नहीं करना पड़ता, वहाँ पर रैंडमली हमने स्टोर करने हैं, मेमोरी में कहीं भी स्टोर कर सकते हैं, तो इसलिए हमें इनिशियल साइज़ भी नहीं बताना पड़ता, और जितने मर्जी हम उसमें चाहें एलिमेंट्स को अपने स्टोर कर सकते हैं क्योंकि साइज़ हमने फ़िक्स किया ही नहीं हुआ। अब फ़र्ज़ करें ये हमारा कॉलेज का ये जो हमने एक एरे बनाई है ये कॉलेज का ब्लॉक है। अब इसके अंदर जितने बॉक्सेस बने हुए हैं ये सब क्लासेस स्टोर हैं, पहली क्लास यहाँ बैठी है, उससे अगली में दूसरी, फिर तीसरी, ये सारी क्लासेस यहाँ पर बैठी हुई हैं। अब ये क्या है, ये एक एरे है बनी हुई जिसके अंदर हमारे एलिमेंट्स स्टोर हैं, सारी क्लासेस यहाँ बैठ रही हैं और ये हमारी ब्लॉक जो है फुल हो जाता है। अब ये ब्लॉक जब फुल हो गया हमारा, अब यहाँ पर और नई क्लास बिठाने का हमारे पास कोई जगह नहीं है। अब अगर कोई एक और नई क्लास आती है हमें उसको बिठाना पड़ता है, तो हम उसमें इस ब्लॉक के अंदर इस एरे के अंदर हम नहीं बिठा सकते, हमें कोई और जगह चाहिए जहाँ पे हम उसे बिठाएं। लेकिन एरे में के अंदर हमने यही देखा कि जो कॉन्टिगियस मेमोरी है उसमें तो हम अलग से रख ही नहीं सकते। अगर एरे में हमने स्टोर करवाना है तो इसी तरतीब में इसी का हिस्सा होना चाहिए तभी वो स्टोर करवा सकते हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक पूरा नया ब्लॉक चाहिए होगा जिसमें हम जाकर उसे स्टोर करें, जिसमें एक रूम एक्स्ट्रा भी हो जहाँ पर हम उस क्लास को भी बिठा सकें, तो वो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन अगर हम इसी चीज़ को अपने कॉलेज के हिसाब से देखें तो वहाँ पे क्या किया हुआ है कि प्रॉपर तरतीब में एक जगह पे सारी क्लासेस नहीं बैठी हुई। सबसे पहले हमारा एक आईटी का डिपार्टमेंट बना हुआ है ऐसे, उसके अंदर क्लासेस बैठी हुई हैं। दूसरा आगे इंग्लिश का डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, आगे इकोनॉमिक्स का हमारे पास डिपार्टमेंट अलग से बना हुआ है, और केमिस्ट्री का डिपार्टमेंट हमारे पास अलग है। अब है क्या कि अब उनके अंदर लिंक्स हैं, हमें पता है कि सबसे पहले आईटी का डिपार्टमेंट है, यहाँ पर हमारी क्लासेस बैठी हुई हैं कुछ, अगली क्लास जब यहाँ पर ब्लॉक ख़त्म हो गया, यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है, तो नेक्स्ट क्लासेस कहाँ पर बैठी हुई हैं, एक और ब्लॉक है अलग, वहाँ पर जाके कुछ क्लासेस बैठी हुई हैं। अब जब आईटी से जो भी आएगा जो यहाँ पे कमरे ख़त्म हो गए हैं उसे पता है कि नेक्स्ट क्लास किस जगह बैठी हुई है, तो वो वहाँ पर चला जाएगा, उधर जाके एक्सेस करेगा। और जब वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो गया तो वो उससे नेक्स्ट डिपार्टमेंट में चला जाएगा। अब सारे डिपार्टमेंट्स अलग अलग जगह पे हैं, वो डायरेक्ट एक दूसरे से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन उनमें लिंक्स बना दिए हैं कि पहला डिपार्टमेंट यहाँ पर है, दूसरा किसी और जगह पर है, तीसरा कहीं और है और चौथा कहीं और है।
अब ये क्या है, इसमें प्रॉपर तरतीब हमें नहीं चाहिए। हम जहाँ पे भी चाहें वहाँ पर चीज़ को रख सकते हैं, बस हमने उनके दरमियान लिंक्स बनाने हैं। अब अगर इन सारे डिपार्टमेंट्स में जगह ख़त्म हो जाती है और क्लास बिठाने की जगह नहीं रहती, तो हमें किसी एक ब्लॉक के अंदर अलग क्लास नहीं बनानी। हम कहीं पर भी, हो सकता है कि अब यहाँ पर जगह ख़त्म हो गई है तो यहाँ पर एक और नई बिल्डिंग बना दें, इस जगह पर अलग से कोई जगह बनाएं और क्या करें उसको कि अब इसका लिंक पिछले के साथ जोड़ दें। अब होगा क्या कि नई जगह भी बन गई, हमें मेमोरी के अंदर तरतीब भी नहीं बनानी पड़ी और सिंपल हमने लिंक बना दिया कि जो नेक्स्ट है वो यहाँ पर बैठी हुई है। अब जिसने भी एक्सेस करना है इन क्लासेस को, वो क्या करेगा, स्टार्ट करते हुए यहाँ से आएगा, इस जगह पर जाएगा, पहला उसने ब्लॉक एक्सेस किया, उसे पता है कि अब यहाँ पर ब्लॉक ख़त्म हो गया है, लेकिन नेक्स्ट का एड्रेस यहाँ पर हमारे पास स्टोर है, वो पाथ हमारे पास है जिस पर चल के हमने नेक्स्ट जगह पर जाना है, तो उसको एक्सेस कर सकते हैं। इस तरह चलते चलते वो सारे के सारे जो डिपार्टमेंट्स इतनी क्लासेज हैं उनको एक्सेस कर सकता है। अब जो स्टार्टिंग एड्रेस है उसको सिर्फ वो चाहिए, उसको अगर स्टार्टिंग एड्रेस पता है तो वो यहाँ पर आकर आगे सारी की सारी क्लासेस को एक्सेस कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसको ने जहाँ पे स्टार्ट किया वहाँ से आगे सब आपस में लिंक थे। अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है तो सिर्फ़ और सिर्फ इस स्टार्टिंग एड्रेस की, तो स्टार्टिंग एड्रेस की जो ज़रूरत है उसको वो कैसे पता चलेगा कि स्टार्टिंग एड्रेस हमारा क्या है। वो स्टार्टिंग एड्रेस जो है हम सिंपल यहाँ पर देखेंगे कि हम उसको एक हेड का नाम दे देते हैं कि ये जो हमारी स्टार्टिंग एड्रेस है, ये जो चीज़ है, इसको हमने बोल दिया कि ये हमारा हेड है, यहाँ से जो है हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं। अगर किसी के पास हेड का एड्रेस है तो वो यहाँ पर इस चीज़ को एक्सेस करेगा, सबसे पहले ब्लॉक को, तो इसको एक्सेस करते करते वो नेक्स्ट सारे ब्लॉक्स को आपस में एक्सेस कर सकता है, क्योंकि वो सब के सब आपस में लिंक्ड हैं, उनके दरमियान लिंक बने हुए हैं। तो इसलिए अगर हेड का एड्रेस किसी के पास है तो वो सब कुछ एक्सेस कर सकता है। अब हमने देखा कि हमने जो स्टार्टिंग एड्रेस था उसको हेड का नाम दे दिया, हमने कहा कि ये हमारा हेड है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमें कोई ना कोई ये हिसाब भी रखना पड़ेगा कि जो जहाँ पे चीज़ें एंड हो रही हैं, जहाँ पे वो लिंक एंड हो रहे हैं, उसको क्या हम कहेंगे। तो हमने कहा कि जहाँ पर ये चीज़ एंड हो रही है, जो जगह ख़त्म हो रहा है सारा ये सिलसिला लिंक्स का, जहाँ पे एंड हो गया है, उसको हमने नाम दे दिया टेल का, कि वो हमारी टेल है। अब हेड से स्टार्ट करना है और टेल पे रुकना है। अगर इसको ये पता है तो वो क्या करेगा, हेड से स्टार्ट करेगा, एक्सेस करता करता सबसे लास्ट पे आएगा और जहाँ पर टेल होगी वहाँ पर वो एक्सेस करके रोक देगा। उसे पता है कि ये लास्ट एड्रेस है, यहाँ तक मैंने जाना था, इससे आगे कोई क्लास स्टोर नहीं है। अब अगर फ्यूचर में हमें कोई एक और नया ब्लॉक बनाना पड़ता है, कोई और जगह बनानी पड़ती है, हम फ़र्ज़ करें उसे यहाँ पे बनाते हैं, हमने वो ब्लॉक बनाया, तो हम क्या करेंगे कि पिछले ब्लॉक का लिंक उसके साथ जोड़ देंगे। अब यहाँ से लिंक चेंज होके नेक्स्ट ब्लॉक के साथ जुड़ गया। अब वो जुड़ गया तो हमें बाकी कुछ भी चेंज नहीं करना पड़ेगा। हमें पता था कि पहले टेल हमने यहाँ पे बनाई थी कि ये लास्ट एड्रेस है, तो इस टेल को हम यहाँ से ख़त्म करके हम क्या कहेंगे कि अब टेल चेंज हो गई है और अब टेल हमारी जो है वो ये वाली टेल है। अब जो लास्ट हमने यहाँ पे एड्रेस बनाया, जो ये ब्लॉक है, ये हमारी अब टेल है। तो सिर्फ टेल का एड्रेस है, जब हम चेंज कर देंगे एक नए ब्लॉक के साथ, उसको साथ जोड़ देंगे, तो हमारी लिंक की लिस्ट जो पूरी लिंक्ड हैं सारी लिस्ट से, वो सारी की सारी अपडेट हो जाएगी। इस तरह से लिंक लिस्ट में हमारे पास ये फ़ायदा है कि हम जहाँ भी चाहें जब भी चाहें एक नई चीज़ ऐड कर सकते हैं। साइज़ फिक्स नहीं है, हम जिस जगह चाहें जब चाहें नया चीज़ एलिमेंट ऐड करें और जितने चाहें ऐड करें, उसके अंदर साइज़ का हमारे पास कोई इशू नहीं होता। यहाँ पर इस चीज़ में किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन? क्लासेस पॉइंट की समझ आ रही है? नहीं जी आ गई आ गई। अब एक चीज़ जो हमने और यहाँ पे देखते हैं कि ऊपर हमारे पास एरे बनी हुई है, हमारे पास सारी चीज़ों के एड्रेस यहाँ पे स्टोर है। हमें पता है कि पहला इंडेक्स जो है उसका एड्रेस 1 है, दूसरे का सॉरी पहला जो स्टार्टिंग इंडेक्स है उसका एड्रेस 0 है, फिर 1 और 2, इस तरह से हमारे ये सारे इंडेक्सेस चलते जाते हैं। ये हमारी पूरी तरतीब में लास्ट तक चलेंगे। हमने जिस एड्रेस पे भी जाना है वहाँ पर हम सिंपल उसका इंडेक्स बताते थे और उस पर जाके एक्सेस कर लेते थे। पहला अगर हमें एक्सेस करना है तो 0, दूसरे को एक्सेस करना है तो 1, इस तरह से हमारे पास हर इंडेक्स मौजूद है। हमें पता है कि साइज़ कितने हैं, तो इंडेक्स हमेशा उससे एक कम होता है, हम उसको उस तरह से एक्सेस कर लेते थे। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास वो इंडेक्सेस नहीं होते। अगर हमने एरे के अंदर लास्ट इंडेक्स को एक्सेस करना था तो हम सिंपल एरे का इंडेक्स लिस्ट में एरे का नाम लिखते थे, आगे इंडेक्स नंबर लिखते थे लास्ट वाला, और उसको हम एक्सेस कर लेते थे। हमें सारी लिस्ट को एक्सेस बारी बारी करके लास्ट तक नहीं था पहुंचना पड़ता हर एक एलिमेंट को, सिंपल डायरेक्टली हम लास्ट पे जाके उसको एक्सेस कर सकते थे। लेकिन यही काम अगर हमें टेल में करना पड़ जाए, यहाँ पर टेल को एक्सेस करना है लिंक लिस्ट के अंदर, तो हमें डायरेक्ट टेल को एक्सेस करने का एड्रेस
तो पता है कि हमारे पास टेल का एड्रेस मौजूद है। हेड को एक्सेस करना है तो हमारे पास डायरेक्ट हेड का एड्रेस मौजूद है, लेकिन और किसी भी एलिमेंट को अगर हम एक्सेस करना चाहें तो हमारे पास उनका जो एड्रेस है वो मौजूद नहीं है। हमें नहीं पता कि जो बीच में ये एलिमेंट है ये वाला, इसका क्या एड्रेस है। ये स्टोर हमें पता है लिंक लिस्ट का हिस्सा है, लेकिन इसका डायरेक्ट एड्रेस हमें नहीं पता। अगर इसको हमने एक्सेस करना है तो हमें क्या एक्सेस करना पड़ेगा, पहले हमने एड्रेस के जो हेड का एड्रेस है वहाँ पे जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे, देखेंगे कि उसके बाद नेक्स्ट एड्रेस यहाँ से लिंक कौन सा बना हुआ है, उस ब्लॉक पे जाएंगे, फिर उससे नेक्स्ट पे जाएंगे और वहाँ से घूम के जो ये एलिमेंट हमारा आ रहा है हम इसको फिर एक्सेस करेंगे। लिंक लिस्ट के अंदर डायरेक्ट एक्सेस हमारे पास नहीं होती है। अगर हमने किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करना है तो हमें स्टार्टिंग से ट्रैवर्सल करना पड़ता है, हर एक एलिमेंट को विज़िट करना पड़ता है जब तक हम उस एलिमेंट तक ना पहुंच जाएं जिसकी हमें ज़रूरत है। जबकि एरे के अंदर ये हिस्सा जो ये काम था ये नहीं था। एरे के अंदर हमने देखा था कि जब हम कोई एलिमेंट ऐड करते थे तो हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती थी, रिमूव करते थे तो भी हमें शिफ्टिंग करनी पड़ती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पर इंडेक्सेस हैं और वहाँ पर तरतीब एक बनी हुई है, उस तरतीब को हम ख़राब नहीं कर सकते। हमने अगर एलिमेंट 2 के ऊपर ऐड करना है यहाँ पर इंडेक्स 2 के ऊपर, तो हमें यहाँ से आगे का सारा जो डाटा 2 से आगे गए उस सबको राइट शिफ्ट करना पड़ता था। अब ये सारा डाटा यहाँ से राइट शिफ्ट होता था और फिर 2 पे जगह बनती थी, ओवर राइट करके वहाँ पर हम नई वैल्यू जो है रखते थे। अब लिंक लिस्ट के अंदर हम अगर देखें तो हमें यहाँ पर ये काम नहीं करना पड़ता। अगर हमने सिंपली इस जगह पर एक नया ब्लॉक बनाना है इस एलिमेंट के बाद, तो हम क्या करेंगे कि हम एक न्यू ब्लॉक यहाँ पर बनाएंगे। इस तरह से ये ब्लॉक हमने बना दिया है, तो जो लिंक यहाँ से इधर जोड़ा है हम क्या करेंगे कि यहाँ से इस एलिमेंट का लिंक इसके साथ जोड़ेंगे। इसका नेक्स्ट ये है और जो पीछे से नेक्स्ट का आ रहा है यदि इसका नेक्स्ट हमने इस अगले के साथ जोड़ दिया और उसके बाद जो पिछले का नेक्स्ट था जो कि इससे अगले के साथ जोड़ा था उसको हम ख़त्म करके यहाँ से हटा कर इसके साथ जोड़ देंगे कि अब नेक्स्ट ये है। अब हुआ क्या कि हमें शिफ्टिंग इसमें नहीं करनी पड़ी, हमने सिंपली जो नेक्स्ट एक लिंक बना हुआ था उस लिंक को एक और एलिमेंट के साथ ऐड कर दिए कि पहले नेक्स्ट डायरेक्ट जा रहा था, उनके दरमियान एक और एलिमेंट आ गया। अब इसके अंदर हमें कोई भी जो शिफ्टिंग है वो नहीं करनी पड़ी। यहाँ पर हमने डायरेक्टली एक नोड ऐड किया, ना उसे राइट शिफ्ट करना पड़ेगा ना ही लेफ़्ट शिफ्ट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हमने रिमूव भी करना है तो हम सिंपली क्या करेंगे कि जो पिछले का नेक्स्ट है इस नेक्स्ट वाले को यहाँ से हटाकर सिंपली डायरेक्ट इसके साथ जोड़ देंगे। जब इसको हमने जोड़ दिया तो पहला लिंक हम ख़त्म कर सकते हैं। अगर इसका लिंक हम ख़त्म कर दें तो बस ये लॉन्ड हमारा यहाँ पर से ख़त्म हो गया। इसमें भी हमें कोई शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ी। तो लिंक लिस्ट के अंदर हमारे पास ये आसानी है कि हमें शिफ्टिंग नहीं करनी पड़ती ऐड या रिमूव या इंसर्ट करते टाइम पे। लेकिन अगर हमने एक्सेस करना है किसी भी एलिमेंट को, ट्रैवर्सल करना है, तो उसके लिए हमें पूरी की पूरी लिस्ट को जो है प्रॉपर एक एक एलिमेंट को जाके एक्सेस करना है और जब तक हम उस एलिमेंट तक ना पहुँचें जो कि हमें चाहिए। थ्योरेटिकली हमने जो एरे को भी तक देखा, एरे को भी और इस लिंक्ड लिस्ट को भी, उनके दरमियान में डिफरेंसेस देखे कि दोनों के अपने अपने फ़ायदे भी हैं और अपने अपने नुकसान भी हैं। एरे के साथ जब हमने लिस्ट को देखा था तो हमने उसकी सारी इम्प्लीमेंटेशन करके देख ली है, जिस तरह से भी हमने कोडिंग करते हैं। अब हम इसके ऊपर जाएंगे, लिंक लिस्ट के ऊपर इसकी हम कोडिंग देखेंगे। तो सबसे पहले तो हम देख रहे हैं कि जब हम एक एरे बनाई थी उसमें सिंपल इंडेक्स 0 वहाँ पर कोई ना कोई एड्रेस स्टोर था तो वो हमने स्टोर कर दिया था। लेकिन जब हम एक बना रहे हैं लिंक्ड लिस्ट तो ये हमारे पास जो एक बॉक्स बना हुआ है, अब इस बॉक्स में दो चीज़ें हैं। एक तो वो डाटा होगा जो यूज़र स्टोर करेगा, वो डाटा हमने इसमें स्टोर करना ही करना है, जो भी डाटा होगा हमने वो स्टोर कर लिया। लेकिन दूसरी चीज़ हमने क्या स्टोर करनी है, अगले नोड का एड्रेस, जो इससे अगला नोड जहाँ पे हमने जाना है उसका एड्रेस भी तो स्टोर करना है कि वो कहाँ पे जा रहा है। तो उसके लिए हमारे पास जो है दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पे हो जाती हैं, एक एड्रेस जो नेक्स्ट के एलिमेंट का है वो, और एक जो डाटा इस अपने एलिमेंट का। तो इसलिए यहाँ पर हम जो चीज़ बनाएंगे उसके अंदर दो चीज़ें हैं, एक एड्रेस और एक डाटा। अब हमने देखा था कि जो प्रिमिटिव डाटा टाइप्स हैं उनके अंदर हम सिंपल वही चीज़ स्टोर कर सकते हैं जो हमें उन्होंने अलाउ की है। अब यहाँ पर अगर हम स्क्रीन को देखें तो हम अगर इंटीजर के अंदर कुछ भी स्टोर करते हैं तो हम यहाँ पर कोई ना कोई नंबर स्टोर कर सकते हैं, इसके अलावा हम कुछ भी स्टोर जो है नहीं कर सकते। इसमें हम स्ट्रिंग स्टोर नहीं कर सकते, इसमें हम और कोई चीज़ स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन जितने भी नंबर्स हैं हम उनको स्टोर कर पाएंगे। अगर हम एक पॉइंटर बनाते हैं यहाँ पर इंट टाइप का ही, तो यहाँ पर हम इसके अंदर कोई भी एड्रेस स्टोर कर सकते हैं। एंड के ऑपरेटर के साथ हम एड्रेस स्टोर कर सकते हैं किसी भी वेरिएबल का, किसी भी जगह का, लेकिन इसमें हम कोई डाटा स्टोर नहीं कर सकते।
अगर हमने किसी चीज़ में एक से ज़्यादा चीज़ स्टोर करनी है, हमने नाम भी स्टोर करना है, हमने एड्रेस भी स्टोर करना है, हम कुछ और चीज़ें स्टोर कर रहे हैं, तो हम देख रहे थे हम उसके लिए यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स का इस्तेमाल कर रहे थे। यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप्स के अंदर हमने क्या देखा था कि हमारे पास क्लासेस हैं और स्ट्रक्चर हैं, और क्योंकि हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो यहाँ पर हम क्लास का यूज़ करेंगे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए। तो जब हम क्लास का यूज़ करते हैं तो हमें पता है कि सिंपल हमारे पास क्लास का एक नेम होता है। अब क्लास का नाम हम क्या रखेंगे? क्लास का नाम हम रखेंगे नोड। नोड हम इसलिए रखेंगे कि हम ये जो बॉक्स बना रहे हैं, जो हमारा बॉक्स है जिसमें डाटा है और जिसमें एड्रेस है नेक्स्ट का, इसका नाम ही नोड हम लेते हैं। इसके टर्मिनोलॉजी जो है नोड है के नाम से है, इसको हम इसी से ही रखते हैं। तो यहाँ पर क्लास का नाम भी हम वही रखेंगे जो हम उसका नाम है। तो यहाँ पर हमने इसका नाम भी नोड रखा। अब क्लास का सेंटेक्स वैसे ही जिसका नॉर्मल हमारा होता है कि बॉडी और लास्ट पे सेमीकोलन, वो हमने स्टोर कर दिया। अब हम देख रहे हैं कि हमने एक डाटा स्टोर करना है और दूसरा हमने नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करना है, दो चीज़ें। तो डाटा हम किसी भी टाइप का हो सकता है, यहाँ पर अगर हम इंटीजर टाइप का स्टोर कर रहे हैं तो इंटीजर पे रखेंगे। अब ये जो नोड्स हैं इनके अंदर डाटा और नेक्स्ट का एड्रेस, ये हमें बार बार कहीं पे भी क्लास के बाहर यूज़ करने पड़ सकते हैं, तो इसलिए हम इसको पब्लिक में रखेंगे, क्योंकि अगर पब्लिक में है तो ये बाहर से एक्सेस किए जा सकते हैं। इसको अगर हम प्राइवेट में कर दें तो उसके लिए हमें अलग से डाटा मेंबर्स को एक्सेस करने के लिए फिर मेंबर फंक्शंस बनाने पड़ते हैं इसी क्लास के जो उसको एक्सेस करता है। तो क्योंकि हमने इनको बाहर से भी एक्सेस करना है तो इसको हम पब्लिक में रखेंगे। अब दो चीज़ें हैं, एक डाटा, तो डाटा अगर हम इन टाइप का स्टोर कर रहे हैं तो उसका नाम हम डाटा यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं इंटीजर टाइप का और उसका नाम हमने डाटा रख दिया। दूसरा हमें एक एड्रेस चाहिए, एड्रेस हमने स्टोर करना है। तो अब जब हम एड्रेस स्टोर कर रहे हैं, एक पूरा एड्रेस हम किस चीज़ का स्टोर कर रहे हैं? एक और नोड का। ये नोड एक और नोड का एड्रेस स्टोर कर रहा है, तो जिस टाइप का डाटा वहाँ पे स्टोर होता है उसी टाइप के हमने एड्रेस का जो पॉइंटर है वो भी बनाना होता है फिर। अब क्योंकि आगे जो डाटा है वो नोड टाइप का है, तो जो हम पॉइंटर बनाएंगे वो भी हमने फिर नोड टाइप का ही बनाना है, तो इसका नाम भी हम नोड ही रखेंगे, नोड स्टैटिक। और क्योंकि ये अपने से अगले जो एलिमेंट है उसका डाटा स्टोर करता है, हर नोड अपने से नेक्स्ट नोड का जो है डाटा स्टोर कर है, उसका एड्रेस स्टोर कर है, तो हम इसका नाम ही यहाँ पे नेक्स्ट रख देते हैं आसानी के लिए कि हमें पता चले ये क्या चीज़ स्टोर कर है। अब ये तो चीज़ें हमने बना दी, इनकी इनिशियल वैल्यू जो है हमने कोई ना कोई रखनी होती है। तो डाटा की वैल्यू हम ज़ीरो कर देंगे और नेक्स्ट की वैल्यू को नल करेंगे। तो उसके लिए हम यहाँ पर एक इसका बना लेते हैं क्लास का कंस्ट्रक्टर, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू इनिशियलाइज नहीं करवाते। यहाँ पर हमने नोड बनाकर एक कंस्ट्रक्टर जो है डाटा की वैल्यू हमने ज़ीरो कर दी है और जो नेक्स्ट का पॉइंटर है उसकी वैल्यू को यहाँ पर नल कर दिया। अब नल करने से क्या होगा कि इनिशियल वैल्यू जो है नल होने से ये होगा कि वो कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा, मतलब वो उसकी जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो जो भी नल स्टार्टिंग पे आएगा तो पॉइंट का जहाँ पे कर रहा है उसके आगे कुछ भी नहीं होगा, सिंपल वहाँ पर क्रॉस के ऊपर एक नल पॉइंट के ऊपर पॉइंट कर रहा है, मतलब उसने कहीं इसी चीज़ को एक्सेस नहीं किया होगा। तो इस तरह से वो स्टार्टिंग वैल्यू उसकी जो है खाली होगी, वो किसी जगह पे पॉइंट नहीं करेगा। अब ये हमने एक नोड बना दिया है, जो सिंपल नोड बना है मेमोरी के अंदर, जो कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा, जिसमें कुछ भी स्टोर नहीं है, जो बिल्कुल खाली है। अब इन नोड्स को हमने जब यूज़ करना है तो हमने किसी ना किसी जगह पर यूज़ करना है, कोई क्लास हम बनाएंगे या कुछ यूज़ करेंगे जिसके ज़रिए से हम इन नोड्स को वैल्यूज़ देंगे। तो एरे के अंदर तो हमने देखा था कि हमारे पास एक सिंपल हम एरे डिक्लेयर करते थे डायनामिक, जब हम लिस्ट बनाते थे तो उनमें हमने ज़ीरो इंडेक्स पे वैल्यू रख दी, 1 पे रख दी। अब एरे का जो ज़ीरो इंडेक्स है इसको हम समझ सकते हैं कि ये एक पूरा नोड है लिंक लिस्ट का, उस पर जो 1 इंडेक्स है ये इसका नेक्स्ट नोड है। इस तरह से नोड्स बने हुए हैं, उनके दरमियान भी लिंक है। तो वहाँ पर तो हमने जो डाटा टाइप यूज़ की थी वो जिस तरह का हमने स्ट्रक्चर यूज़ किया था उसको हम एरे का यूज़ कर रहे थे। यहाँ पे क्योंकि हम एरे यूज़ नहीं कर रहे, हम यहाँ पे एक लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, लिंक्ड लिस्ट। तो यहाँ पे हम जो चीज़ यूज़ करेंगे एरे के बजाय हम एक और डाटा टाइप, एक और चीज़ यूज़ करेंगे, एक और यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप यूज़ करेंगे, जिसे हम क्लास को ही नाम जो है यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि पहले तो हमने वहाँ पे एरे का यूज़ किया जो कि एक पहले से प्री डिफाइंड डाटा टाइप थी, जिस पे आप ऑपरेशंस जो है डिफाइंड थे कि आप यही ऑपरेशन कर सकते हो। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एक और डाटा टाइप इस्तेमाल कर रहे हैं, यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप क्लास के नाम से, जहाँ पे हम अपनी मर्ज़ी का ऑपरेशन भी डिफाइन कर सकें कि हम यहाँ पर इस लिंक लिस्ट के ऊपर कौन कौन से ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, और जिस तरह से हमने डाटा को स्टोर करना है, जो भी एक्सेस करना है, वो भी हम खुद से बताएंगे। तो जब हम ये चीज़ एक डाटा टाइप को खुद से बता रहे होते हैं तो वो यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप बन जाती है। तो यहाँ पे यूज़र डिफाइंड डाटा टाइप के लिए हम क्लास का यूज़ कर रहे हैं।
अब हम एक लिंक लिस्ट अगर बना रहे हैं तो उसका नाम भी हम लिंक लिस्ट ही रख देते हैं। नाम कोई भी रखा जा सकता है, तो आप जो भी रखना चाहे वो रखिए। यहाँ पर हमने भी एक लिंक लिस्ट के नाम से एक और क्लास बना ली। पहली क्लास नोड थी जिसके अंदर हम सिंपल नोड्स बना रहे हैं, जो एक एक नोड है। अब इस पूरे क्योंकि पहले तो नोड थी वो सिंपल एक नोड के लिए थी, जब हम बहुत सारे नोड्स हमने बनाने हैं, उन सबको हमने यूज़ करना है, मैनेज भी करना है, तो उसके लिए हम एक और क्लास बना रहे हैं जहाँ पे उन सबको देखेंगे। अब यहाँ पे हमने देखा था कि हमारे पास एक हेड था और एक टेल था, ये दो पॉइंटर्स थे जो हमें चाहिए थी। नेक्स्ट का पॉइंटर तो हमने नोड की क्लास में देख लिया, लेकिन उनके अलावा एक टेल है और एक हेड है, और दोनों ही नोड टाइप के डाटा को पॉइंट कर रहे हैं, नोड्स को पॉइंट कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर अब इनको हम प्राइवेट में रखेंगे क्योंकि हमने सारे ऑपरेशन इसी क्लास के अंदर परफॉर्म करने हैं, तो इसके अपने मेंबर्स फंक्शन जो है इनको एक्सेस कर पाएंगे, तो हमें उसकी जो है प्राइवेट में रख भी लें तो प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि जो हेड है वो भी नोड टाइप के डाटा को पॉइंट कर रहा है, तो उसकी डाटा टाइप भी हमने हेड रखी है, और दूसरे हमारे पास जो नोड है टेल का वो भी एक नोड को ही पॉइंट कर रहा है, तो उसका भी हमें डाटा टाइप यहाँ पर जो है नोड ही रखी है। अब दोनों जो है किसी एड्रेस को पॉइंट करेंगे, किसी जगह पे पॉइंट करेंगे जो कि एक नोड टाइप की क्लास का एड्रेस होगा, तो इसलिए दोनों के दोनों ही पॉइंटर्स हैं। जिस तरह से हमने एरे के अंदर जब एरे के साथ लिस्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे थे, हमने एक काउंट का वेरिएबल बनाया था कि जिसमें हमने देखा था कितने एलिमेंट्स हम ऐड कर चुके हैं इस चीज़ का काउंट रखने के लिए। तो यहाँ पर भी हम एक काउंट का वेरिएबल बनाएंगे जिसको हम सिंपल इनिशियल वैल्यू जो भी हम आगे जाके 0 कर देंगे। अब ये 3 डाटा मेंबर्स हमने इसके बना दिए, एक नोड टाइप का पॉइंटर हेड के लिए, एक टेल के लिए, और एक सिंपल इंटीजर बनाया काउंट का। आगे हम क्या करेंगे, इसके पब्लिक के अंदर आके इसके हमने मेंबर फंक्शन बनाने हैं। सबसे पहले तो हम एक कंस्ट्रक्टर जो है हमेशा बनाते हैं इनिशियल वैल्यू को इनिशियलाइज करने के लिए, तो वो इसका नाम भी यहाँ पर हमारे पास क्लास के नाम जैसे ही होता है, लिंक्ड लिस्ट। तो जब लिंक लिस्ट का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया, तो पहले इस कंस्ट्रक्टर की कोडिंग यहाँ पे नीचे कर लेते हैं। डाटा टाइप इसकी नहीं है तो सिंपल हम क्लास का पहले नाम इसका नाम लिखते होते हैं क्लास के बाहर उसको यूज़ करने के लिए, तो इस तरह से करेंगे। यहाँ पर लिंक्ड लिस्ट स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर, और एक ही हमने कंस्ट्रक्टर बनाया है वो यहाँ पर आके इसके अंदर हमने जो टेल हमने बनाया था और हेड बनाया था, तो हेड इज़ इक्वल टू नल के शुरू के ऊपर हमारा हेड भी जो है वो भी नल है, जो हमने टेल बनाई है उसकी वैल्यू भी यहाँ पर नल है। उसके बाद एक काउंट हमने बनाया था, तो काउंट की इनिशियल वैल्यू जो हमारे पास जो है 0 होगी। जो हमने स्टार्टिंग जो हमने ली है उसको हमने सबको 0 कर दिया, सारी चीज़ें अभी कहीं पर कोई भी चीज़ पॉइंट नहीं कर रही, काउंट के अंदर कुछ भी स्टोर नहीं है, ताकि हमारी जो इनिशियल जब लिस्ट स्टार्ट हो तो उसके अंदर कुछ भी जो है स्टोर ना हो। अब उसके बाद यहाँ पर जब एक लिस्ट बन गई है तो साइज़ तो हमने पहले एरे वाली जब हमने देखी थी लिस्ट उसमें हमने फ़िक्स किया था, सबसे पहले हम साइज़ पूछते थे, लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्योंकि हम साइज़ नहीं स्पेसिफिक बताते, साइज़ फिक्स नहीं होता, तो हम उस साइज़ को छोड़ देंगे। अब सीधा किस मेथड के ऊपर आएंगे, ऐड के मेथड के ऊपर। अब ऐड का जो मेथड है वो कुछ भी रिटर्न नहीं करता, सिंपल वैल्यू जो है ऐड करता है, उसकी डाटा टाइप हमने वॉइड रखी है। वॉइड रखने के बाद नाम उसका हम यहाँ पर ऐड ही रखते हैं, ऐड उसका नाम रखा, और क्योंकि कोई ना कोई डाटा ऐड करेगा तो यूज़र कोई ना कोई आर्गूमेंट के ज़रिए से हम डाटा यूज़र से लेंगे, तो उसकी हमने एक आर्गूमेंट यहाँ पे पास किया इंटीजर टाइप का, क्योंकि डाटा हमारा इंटीजर टाइप का, तो हमने एक आर्गूमेंट पास किया ऐड का। अब अगर हम यहाँ एक लिंक लिस्ट को देखते हैं, इसके अंदर हम देख रहे हैं कि हेड है, टेल है और बीच में कुछ एलिमेंट्स हैं। ऐड का एलिमेंट हमेशा जो है स्टार्टिंग के ऊपर हेड की जगह पर डाटा को ऐड करेगा। जिस तरह एरे के अंदर वो सिर्फ और सिर्फ स्टार्टिंग पे ऐड करता था, कॉर्नर के लेफ़्ट साइड पर वो हेड की जगह पर स्टार्टिंग जो 0 इंडेक्स है वहाँ पर ऐड करता था, यहाँ पर वो हेड की जगह पर नया डाटा ऐड करेगा। तो क्योंकि वो स्टार्टिंग पे एक चीज़ ऐड कर रहा है, तो उसका नाम हम जो है ऐड एट स्टार्ट रख सकते हैं, कोई भी ऐड एट बिगनिंग जो है उसका नाम हम रख सकते हैं। तो इसका नाम है यहाँ पर ऐड एट स्टार्ट रख देता हूँ कि ये स्टार्टिंग के ऊपर डाटा को ऐड कर रहा है। अब इसका नाम मैंने ऐड एट स्टार्ट इसलिए रखा है क्योंकि डाटा को यूज़र सिर्फ हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के ऊपर ऐड करवाए, शायद वो मिडल में ऐड करवाए या एंड पे ऐड करवाए, 3 केसेस हो सकते हैं। वो टेल की जगह पे ऐड करवा सकता है एंड पे जाकर, वो हेड की जगह पे जो है ऐड करवा सकता है डाटा स्टार्टिंग पे, या बीच में भी कहीं पे डाटा वो ऐड करा सकता है। तो इसलिए हमें 3 अलग केसेस बनाने पड़ेंगे, ऐड एट स्टार्ट, ऐड एट एंड और ऐड इन बिटवीन।
तो पहला जो हमारा केस है वो ऐड एट स्टार्ट का, या हमने स्टार्टिंग के ऊपर जो है डाटा ऐड करना है। और स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जो भी स्टार्ट हमारा होता है उसको हम हमेशा हेड से पॉइंट करवाते होते हैं कि ये हमारा हेड है। ये हमने एक मेथड बनाया, इसका एक आर्गुमेंट पास किया। जब हम इसके नीचे कोडिंग करेंगे डाटा टाइप वॉइड लिंक लिस्ट ऐड एट स्टार्ट, और इंटीजर जो भी यूज़र ने वैल्यू हमें देनी है हम उस वैल्यू को यहाँ पर रिसीव करेंगे। 131 आपका क्वेश्चन है? ठीक है, हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ऐड स्टार्ट का मैथड हम यहाँ पे उसकी कोडिंग कर रहे हैं, और एक हमने आर्गुमेंट पास किया इसमें हम यूज़र से वैल्यू रिसीव करेंगे जो भी उसने ऐड करनी है। अब हमने जब पहले देखा था इन पॉइंटर्स को, तो हमने देखा था जब हम डायनामिकली एक एरे को बनाते हैं या कोई भी एक पॉइंटर हम बनाते हैं जिसको हम डायनामिकली जो है एक्सेस करते हैं किसी भी वेरिएबल को, या पॉइंटर से हम एड्रेस दे रहे होते हैं, तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। हमने कोई ना कोई मेमोरी एलोकेट करनी होती है उस पॉइंटर को, जिस जहाँ पर जाकर उतनी वैल्यू उतनी मेमोरी उसके पास हो कि वो उन वैल्यूज़ को स्टोर कर सके। अब सिंपल जो नोड का पॉइंटर है वो क्या करेगा, नोड टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। अब उसे कितनी मेमोरी चाहिए ये हमने उसे बताना है, उसको उतनी मेमोरी हमने एलोकेट करनी है। जब हमने मेमोरी एलोकेट करनी होती है तो हम न्यू ऑपरेटर का यूज़ करके बताते हैं कि हमने कितनी मेमोरी उसको रन टाइम पे उसको एलोकेट करनी है, कहाँ और कितने एलिमेंट्स हम स्टोर करेंगे। तो क्योंकि हम एक नोड को पॉइंट करेंगे तो हमने उसे मेमोरी भी एक नोड जितनी देनी है जो इन सब चीज़ों को यहाँ पर इतने डाटा मेंबर्स को स्टोर कर सके। तो जब हमने हेड बनाया है स्टार्टिंग पे जो कि एक नोड टाइप का ही पॉइंटर है, तो इसको हमने कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की, मतलब इसको कोई मेमोरी एलोकेट नहीं की, तो ये कोई भी चीज़ स्टोर नहीं कर पाएगा जब तक हम इसको मेमोरी एलोकेट नहीं करेंगे। जैसा कि हमने अपने पॉइंटर्स को देखते हुए चीज़ देखी भी थी कि जब तक हम मेमोरी एलोकेट नहीं थे करते तब तक वो उसको कोई भी चीज़ को स्टोर नहीं था करता। लेकिन अगर एक ऐसा पॉइंटर जिसको हमने मेमोरी एलोकेट की हुई है उसको हम ऐसे पॉइंटर के इक्वल करते थे इसके पास मेमोरी नहीं है, तब वो डाटा स्टोर कर लेता था, क्योंकि एक पॉइंटर के पास ये डिटेल्स मौजूद हैं कि उसके ऊपर कितना डाटा स्टोर करना है। तो जब दूसरे को हम उसके इक्वल करते थे तो दूसरे के पास भी वो डिटेल्स चली जाती थी। ये पिछले लेक्चर्स के अंदर हमने ये चीज़ देखी थी। तो यहाँ पर हेड के पास या टेल के पास कोई मेमोरी नहीं है, नेक्स्ट के पास भी कोई मेमोरी नहीं है। तो अब हम करेंगे क्या, सबसे पहले यहाँ पर आकर एक नया नोड बनाएंगे, नोड स्टेरिक, जिसको हम टेम्प का नाम देते हैं, या कोई भी नाम अगर हम यहाँ पे दे तो दे सकते हैं। नोड स्टेरिक टेम्प इज इक्वल टू न्यू। एक नोड बना रहे हैं टेम्प नाम का जिसको हम मेमोरी कितनी दे रहे हैं, नोड की डाटा हमने उसमें कितना कौन सा किस टाइप का स्टोर करना है। हम देख रहे थे कि न्यू के बाद हम डाटा टाइप लिखते हैं जिस टाइप का डाटा हमने स्टोर करना है। तो क्योंकि नोड को पॉइंट कर रहा है तो डाटा भी जो है नोड टाइप का ही स्टोर करेगा। हमने उसको बता दिया कि नोड को तुमने पॉइंट कर रहे हो तो नोड टाइप का डाटा तुमने स्टोर करना है, और आगे नोड जितनी मेमोरी ही उसको एलोकेट हमने कर दी, एक नोड जितनी मेमोरी हमने इस टैम्प को एलोकेट कर दी है। अब ये जो नोड टैम्प हमने बनाया है ये अंदर अपने नोड के एक जगह को पॉइंट करेगा, और क्योंकि हमने उसको उतनी ही एलोकेट की है एक नोड जितनी, तो ये इंट डाटा को भी स्टोर कर सकता है और ये नेक्स्ट नोड को भी स्टोर कर सकता है। इसके पास इतनी मेमोरी जो एलोकेट हो गई है कि इन दो डाटा मेंबर्स को ये स्टोर कर सके। तो सबसे पहले तो हमने जब एक नोड बनाया है तो यूज़र ने कोई ना कोई वैल्यू पास की हुई है आर्गूमेंट के साथ जो उसने स्टोर करवानी है अपनी लिंक लिस्ट के अंदर। तो हम क्या करेंगे कि टेम्प के डाटा को एक्सेस करेंगे। तो हमने देखा था कि जब पॉइंटर टाइप का हमारे पास ऑब्जेक्ट होता है तो हम उसके साथ एरो ऑपरेटर का यूज़ करते हैं। तो हम टेम्प के डाटा को एक्सेस करके उसको वैल्यू के इक्वल कर देंगे। जो डाटा उसमें जो डाटा वाला पोर्शन है उसमें हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे जो यूज़र ने पास की है, वो हमने स्टोर कर दी। अब हम देखेंगे कि ऐड हम कर रहे हैं स्टार्ट के ऊपर। जब हम स्टार्टिंग पे ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास दो ही केसेस हो सकते हैं। एक तो क्या कि जिस तरह हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एक लिस्ट बनी हुई है, पहले से एक लिंक लिस्ट बनी हुई है, इसका हेड भी है, इसके अंदर पहले से एलिमेंट स्टोर हैं, कुछ ना कुछ यहाँ पर पहले से स्टोर है। तो ये एक पहले से बनी हुई लिस्ट है जिसमें हम स्टार्ट पे ऐड कर रहे हैं। तो इस केस में हमारा जो हेड है उसके पास कोई ना कोई वैल्यू है। लेकिन अगर यहाँ पर एक और हम केस देखें जिस पर नीचे सिर्फ एक हेड बना हुआ है लेकिन हेड पॉइंट कहीं नहीं कर रहा, हेड हमारा
नल को पॉइंट कर रहा है, जो कि कंस्ट्रक्टर से डिफ़ॉल्ट वैल्यू उसको मिली थी नल। अभी तक कोई एलिमेंट लिस्ट के अंदर ऐड नहीं हुआ। ऊपर वाली लिस्ट में तो हम देख रहे हैं कि वहाँ पर ये हेड कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, उसके पास कोई वैल्यू है। लेकिन अगर एक और केस हम नीचे देख रहे हैं कि हेड हमारा नल पे पॉइंट कर रहा है, उसके पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो हमने कंस्ट्रक्टर से दी थी, तो कोई लिस्ट अभी तक बनी ही नहीं है। अभी ये पहला नोड हम ऐड कर रहे हैं। तो पहला नोड ऐड करने की निशानी क्या है कि हमारा हेड अभी भी नल है। तो हम कोड में ये चीज़ कैसे देखेंगे कि हम यहाँ पर इफ़ की कंडीशन लगाएंगे, इफ़ हेड इज़ डबल इक्वल टू नल, अगर तो हमारा हेड नल है, इसका मतलब कि हमारा जो लिस्ट है उसके अंदर कोई नोड अभी तक ऐड नहीं हुआ, हेड अभी कहीं पर भी पॉइंट नहीं कर रहा। तो क्या करो, क्योंकि हेड नल है, इसका मतलब कि कोई भी जगह अभी तक ऐड नहीं हुई, तो टेम्प जो हमने बनाया है उसने कहीं पे पॉइंट नहीं करना, क्योंकि आगे कोई नोड है ही नहीं जहाँ पर वो पॉइंट करे। तो टेम्प के नेक्स्ट को भी नल कर दो, क्योंकि अभी तक कोई लिस्ट में नोड है ही नहीं है, कहीं पर हेड भी पॉइंट नहीं कर रहा, कोई नोड पहले से ऐड नहीं है। तो इसलिए हमारा जो अभी हमने नोड बनाया है इसको भी कहीं पे पॉइंट नहीं करना चाहिए। इसको पॉइंट तब करना चाहिए जब आगे कोई नोड हो। जब नोड है ही नहीं, जब हेड ही नल है, कोई नोड है ही नहीं, तो इसको भी तुम नल कर दो। और क्योंकि ये पहला नोड है, सबसे पहला नोड ही यही है, तो जब एक ही नोड मेमोरी के अंदर होगा, एक ही नोड लिस्ट के अंदर होगा, तो वही नोड हेड भी होगा। अगर हम इसको देखें यहाँ पर कि यहाँ पर हेड ये है और सिर्फ एक ही नोड हमारे पास बना हुआ है और कोई नोड लिस्ट के अंदर है ही नहीं। तो उस सूरत में हमारे पास हेड जो है वो भी यही नोड होगा और टेल भी हमारे पास यही नोड होगा, क्योंकि ये एक अकेला नोड है जो कि पूरी लिस्ट के अंदर है। तो जब ये अकेला नोड है तो हेड भी यही और टेल भी यही। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर आकर टेल इज इक्वल टू टेम्प, टेल को भी वही एड्रेस और वही वैल्यूज़ दे दो जो कि टेम्प के पास हैं, जो अभी हमने वेरिएबल बनाया है। तो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हेड नल था तो हमने टेम्प का नेक्स्ट भी नल किया होगा, वो नल हो गया, और वैल्यू उसके पास कौन सी आ गई जो यूज़र ने यहाँ से पास की थी। तो हमारी टेल कौन सी होगी, यही एलिमेंट हमारा जो नोड अभी हमने बनाया है। क्योंकि हेड नल था इसलिए जो एलिमेंट अभी बना है उसके पास डाटा तो स्टोर हो गया, नेक्स्ट ये कहीं पर पॉइंट नहीं कर रहा है, और टेल हमने इसी को बना दिया। तो जब हमने इसी को टेल बना दिया तो अब हमारी लिस्ट इसी नोड के ऊपर ख़त्म हो जाएगी। दूसरा केस हमारे पास यहाँ पे क्या हो सकता है, या तो हेड नल होगा या नहीं होगा। अगर तो हेड नल है तो हमने ये कर दिया कि उसी को हमने टेल भी बना दिया, उसको नेक्स्ट भी कहीं पे पॉइंट नहीं कराया। लेकिन अगर हमारा हेड नल नहीं है तो क्या होगा कि अब हेड कहीं ना कहीं पे पॉइंट कर रहा है। अब ये एक नोड बना हुआ है और हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। तो अब हम यहाँ पर अगर नया डाटा ऐड कर रहे हैं तो होगा क्या कि अब हेड यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, हमने एक नया एलिमेंट यहाँ पर ऐड करना है। तो हम क्या करेंगे, हेड तो अभी इसी जगह पे पॉइंट कर रहा है और हमने इसके पीछे एक नया एलिमेंट ऐड करना है, जो एक नया नोड हम यहाँ पे ऐड करेंगे। तो जब एक नया नोड हमने ऐड करना है उसके पास भी डाटा के लिए भी जगह होगी और नेक्स्ट के लिए भी होगी। अभी हेड हमारा जो है यहीं पे पॉइंट कर रहा था, तो हम इसके नेक्स्ट को वहाँ पॉइंट कराएंगे जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है। जब हमने स्टार्टिंग के ऊपर एक नोड ऐड करना है, जबकि हेड खाली ना हो, हेड पहले से कहीं भी पॉइंट कर रहा है, तो नए नोड को नेक्स्ट को हम वहाँ पॉइंट कराएंगे जहाँ पे हमारा हेड पॉइंट कर रहा था। हेड हमें पता है कि हमेशा पहले एलिमेंट को जो है पॉइंट कर रहा होता है, तो हम जब इसको भी वहीं पे पॉइंट कराएंगे जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है, तो ये ऑटोमेटिकली लिस्ट के स्टार्ट पे पॉइंट करना शुरू कर देगा। अब ये उस लिस्ट का हिस्सा बन गया, लेकिन हेड हमारा अभी भी कहाँ पॉइंट कर रहा है, जहाँ पर ये एलिमेंट है पहले वाला। अब ये हेड भी वहीं पॉइंट कर रहा है और नया एलिमेंट भी वहीं पे पॉइंट कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, जो हेड का यहाँ पर हमारे पास इस जगह पे पॉइंट कराना है, इसको ख़त्म करके हेड को इसके स्टार्ट पे पॉइंट करा देंगे। अब ये नेक्स्ट को पॉइंट कर रहा है और हेड इसको पॉइंट कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली हमारी जो लिस्ट का स्टार्ट है वो इस एलिमेंट से हो जाएगा, वो यहाँ पर हमारा हेड चला जाएगा। हेड हमने पीछे शिफ्ट कर दिया है और इस एलिमेंट को हमने नेक्स्ट पे पॉइंट करा दिया। अब ये चीज़ हम कोड में कैसे करेंगे कि हेड नल नहीं है तो क्या करो, टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल कर दो हेड के। जब ये हेड के इक्वल होगा तो ये वहीं पर पॉइंट कराना शुरू कर देगा जहाँ पे हमारा पहले हेड का आ रहा था। तो
वैल्यू इसके पास वही आ गई जो हमारे पास सिंपल थी। यहाँ पर आके हमने टेम्प के नेक्स्ट को हेड के इक्वल करवा दिया कि यहीं पर पॉइंट करे जहाँ पर वो हेड को पॉइंट कर रहा है। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि हम टेम्प के नेक्स्ट को इक्वल कर रहे हैं हेड के, हम पूरे टेम्प को इक्वल नहीं कर रहे। अगर हम पूरे टेम्प को इक्वल करें तो वैल्यू भी जो हमने यूज़र से हमने पास करवा के यहाँ पर स्टोर करवाई हुई है वो भी चेंज हो जाएगी। हम उस वैल्यू को जो है पूरी की पूरी वैल्यू को हम इक्वल नहीं कर रहे, हम सिर्फ टेम्प के नेक्स्ट को, जो उसका नेक्स्ट का एड्रेस है, जो ये बॉक्स है ये वाला, हम सिर्फ इसको इक्वल कर रहे हैं वहाँ के, ताकि सिर्फ इसका एड्रेस अपडेट हो और यहाँ पर उस चीज़ का एड्रेस आ जाए जहाँ पर पहले हेड का एड्रेस था। वो काम हमने कर दिया। तो हम नीचे आके अब हम क्या करेंगे कि हेड इज इक्वल टू टेम्प। इन इफ और एल्स के बाहर हमने क्या किया, हेड को टेम्प के इक्वल कर दिया। अब चाहे हमारी लिस्ट खाली थी या उसमें कोई ना कोई एलिमेंट था, जो भी केस था, नया एलिमेंट हमने स्टार्ट पे एक टेम्प का ऐड किया है। तो जब टेम्प स्टार्ट पे आ गया है तो हर केस के अंदर यही होगा कि हमारा हेड जो है अब ये टेम्प ही होगा। अब चाहे लिस्ट खाली थी या नहीं थी, अब हेड ने यहीं पे पॉइंट कराना है जो हमने नया टेम्प का एक नोड ऐड किया है। तो अब हेड को हमने इसके इक्वल कर दिया। हेड अब कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, इस जगह पर पहले एड्रेस के ऊपर जो पहला हमारे पास नोड है। ये कहाँ पे पॉइंट कर रहा है, अपने से नेक्स्ट पे। जब ये नेक्स्ट पे पॉइंट कर रहा है और हेड स्टार्टिंग पे है तो टेल तो पहले ही हमारा लास्ट पे था, वो पहले ही अपने लास्ट एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था। तो हमारी लिस्ट के अंदर अब दो नोड्स हो जाएंगे, हेड के पास पहले का एड्रेस होगा, टेल के पास लास्ट का होगा, और हर एलिमेंट अपने से नेक्स्ट का एड्रेस स्टोर करेगा। अब इस तरह से अगर हम एक बार दोबारा ऐड जो मेथड है चलाते हैं, एक बार फिर से हम ऐड के मेथड को कॉल करते हैं, तो वो क्या करेगा, एक नया नोड बनाएगा मेमोरी के अंदर। इसी तरह से वो नोड उसने बनाया, उसने इसके अंदर जो डाटा स्टोर करना था वो किया। आगे आके उसने देखा कि हेड जो है वो नल नहीं है, वो कहीं ना कहीं पॉइंट कर रहा है, तो वो भी वहीं पे पॉइंट करना शुरू कर देगा जहाँ पे हेड पॉइंट कर रहा है। अब हेड जिस एलिमेंट को पॉइंट कर रहा था, इसने भी उसी का एड्रेस स्टोर कर लिया। जब ये यहाँ पे स्टोर कर रहा है, इसके पास इसका एलिमेंट का एड्रेस आ गया है, तो हम क्या करेंगे, हेड को यहाँ से हटाकर इक्वल कर देंगे टेम्प के। जब हम उसको टेम्प के इक्वल करेंगे तो हेड हमारा पहले एलिमेंट को, जो हमने अभी अभी नया एलिमेंट बनाया है, इसको पॉइंट कराना शुरू कर देगा। जब ये इसको पॉइंट कराएगा तो लिस्ट ऑटोमेटिकली हमारी स्टार्ट यहाँ से होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि लिस्ट हमारी हेड से स्टार्ट होती है। तो अब हेड के पास इसका एड्रेस है, इसके पास नेक्स्ट का, उसके पास उसके नेक्स्ट का, तो ये हमारी लिस्ट जो है वैसे ही चलना शुरू हो गई है जैसे पहले चल रही थी। उसकी तरतीब एक बराबर तरतीब रही है, हर एलिमेंट के पास नेक्स्ट का एड्रेस है और अपना डाटा वो अलग से स्टोर कर रहा है। तो ये चीज़ ऐसे ही हमारे पास ऐड का मेथड बार बार ऐसे ही चलता रहेगा। जितनी बार भी यूज़र कॉल करेगा ऐड के मेथड को, वो उतनी बार उसी को वैसे ही जो है चलाता रहेगा। अब नीचे एक चीज़ जो हमने और देखी थी कि हमने एक काउंट का वेरिएबल बनाया था कि जिसमें हम हिसाब रख रहे थे कि काउंट के अंदर कितनी वैल्यू है। उसकी इनिशियल वैल्यू 0 है, तो जितनी बार भी ऐड का मेथड चलेगा हम काउंट की वैल्यू को प्लस प्लस कर देंगे कि वो काउंट को हर बार प्लस प्लस करता जाए। जब पहली बार ऐड चलेगा तो उसको 1 कर देगा, दूसरी बार चलेगा तो उसको वो 2 कर देगा। तो ये जो हमारा ऐड का मेथड जो हमने देखा है, इसके अंदर किसी का कोई क्वेश्चन या कोई कन्फ्यूजन हो? ठीक। तो आज हमने सबसे पहले रिव्यू किया था लिंक लिस्ट की जो हमारी थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन थी उसको। उसके बाद हमने कुछ डाटा मेंबर्स के बारे में उसका जिक्र किया कि हम ऐड कहाँ कहाँ कर सकते हैं। और इस तरह हम ऐड मुख्तलिफ 3 केसेस हमने देखे हैं कि ऐड हमारा स्टार्ट पे हो सकता है, एंड पे हो सकता है, और रिमूव, और जो मिडल में जैसे कहीं से हो सकता है। तो रिमूव और डिलीट भी ऐसे ही हमारा होगा कि वो भी स्टार्टिंग से हो सकता है, एंड से डिलीट हो सकता है, या बीच में से कोई चीज़ डिलीट की जा सकती है। अपडेट हमने जो है उसी तरह से जैसे हम एरे में करते थे कि जाके उस एलिमेंट का डाटा को वैल्यू को अपडेट कर देते थे, या हमने अगर कुछ सर्च करनी है, ट्रैवर्स करना है, तो हम कैसे करेंगे। सो ये थ्योरेटिकली हमने ये देखा कि हम एरे के अंदर तो इंडेक्सेस डायरेक्ट जाते उनको एक्सेस करते थे, इंडेक्स नंबर लिखते थे और एक्सेस कर लेते थे। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर हमने एक्सेस करना है तो हमें पूरी लिस्ट को ट्रैवर्स करना पड़ता है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक। तो इन सब चीज़ों को इम्प्लीमेंट हम आगे जाके करेंगे।
और कोशिश कल होगी कि कल आज इसके ज़्यादातर जितने भी हमारे पास मैथड्स हैं उनको हम काट लें, उसके बाद हम स्टैक और क्यू पे मूव करें। अभी क्लास का टाइम तकरीबन ख़त्म हो गया है, तो इस जो अभी तक हमने काम किया है इसको घर जाके प्रैक्टिस भी करें और थियोरेटिकली भी इसको थोड़ा देखें। और ऐड का मेथड ये जो हमने बनाया है इसको कल प्रैक्टिस करके आएँ, तो इसके अंदर से कल क्वेश्चन भी करूँगा और जो इम्प्लीमेंट भी एक स्टूडेंट से हम करवा लेंगे। तो अगर बीच में से कोई क्वेश्चन नहीं है तो आप लीव कर सकते हैं क्लास को।